हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आई टू, जो कि लिखी है अमेरिकन पोएट लैंगस्टन ह्यूज ने। पहले पोएट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज। इनका जन्म फरवरी 1 1901 में हुआ था और इनकी डेथ May 22 1967 में हुई थी न्यूयॉर्क में। इनको प्रोस्टेट कैंसर था और सर्जरी के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। ह्यूज एक बहुत फेमस पोइट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवेलिस्ट, प्लेराइट और कॉलमिस्ट थे। इनको जैज पोइट्री का फाउंडर भी माना जाता है और इनको हार्लेम रेनेसां का भी एक लीडर माना जाता है। हार्लेम रेनेसां एक आर्ट मूवमेंट थी 1920s 20s और 1930s 30s में। ये हार्लेम में बेस्ड थी, जो कि न्यूयॉर्क का एक नेबरहुड है। इसमें ब्लैक आर्टिस्ट, राइटर्स, म्यूजिशियंस अपनी बंदिशों को तोड़कर, जो स्टीरियोटाइप्स उन पे वाइट्स ने लगाए थे उनको तोड़कर, अपना टैलेंट, कल्चर, अपना आर्ट पूरी कंट्री में प्रमोट कर रहे थे। इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे ह्यूज, और इनकी पोएम जो आई टू जो हम पढ़ रहे हैं वो भी इस मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। ह्यूज के कुछ फेमस वर्क्स हैं: द नीग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स 1921, द वियरी ब्लूज 1925, आई टू 1926, मदर टू सन 1922 एंड ड्रीम डेफर 1951। इसमें से हम आई टू अभी पढ़ने वाले हैं। थोड़ा पोएम के बारे में हम जान लेते हैं। तो आई टू जो पोएम है वो 18 लाइन्स की पोएम है। इसमें 5 स्टैंजाज हैं। फ्री वर्स में लिखी गई है, मतलब कोई राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं की है। इसको 1924 में लिखा था, जब ह्यूज सिर्फ 23 साल के थे और वो वर्क कर रहे थे एज अ सी मैन इन इटली। देन 1925 में इस पोएम की फर्स्ट अपीयरेंस हुई एक मैगजीन में जिसका नाम था सर्वे ग्राफिक, और उसी साल इसको एक एंथोलॉजी में भी इंक्लूड किया गया, द न्यू नीग्रो, जो कि एडिट की थी एलन लॉक ने। 1926 में फाइनली ये पोएम ह्यूज की फर्स्ट सोलो कलेक्शन में, जिसका टाइटल था द वेरी ब्लूज, उसमें इसको डाला गया और वहीं से ये पोएम एक्चुअली काफ़ी फेमस हुई। ये बहुत ही एक शॉर्ट पोएम है, छोटी सी है, सिर्फ 18 लाइन्स की पोएम, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डीप और एक पावरफुल मैसेज है। और उस मैसेज को समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री भी जाननी पड़ेगी। मैंने थोड़ी सी आपको हिस्ट्री भी पढ़ानी है, बट ब्रीफ में, क्योंकि अगर हम रेसिज्म एंड स्लेवरी के बारे में बात करेंगे तो प्रोबेबली पूरा दिन निकल जाएगा। इस पोएम का मेन टॉपिक जो है वो रेसिज्म ही है। लेट्स कम टू द पोएम। एक बारी पोएम मैं आपको पूरी पढ़ के सुना देती हूँ। I too sing America. I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes, but I laugh and eat well and grow strong. Tomorrow I will be at the table when company comes. No one will dare say to me, eat in the kitchen then. Besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. I too am America. हाँ जी, सो जो फर्स्ट लाइन है, आई टू सिंग अमेरिका, इसका मतलब ये है कि मैं भी अमेरिका का गुणगान गाता हूँ। पर इस लाइन को थोड़ा और हम डीपली समझते हैं। इस लाइन में अल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। अल्यूजन का मतलब होता है किसी और चीज़ का रेफरेंस देना और उस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना, जस्ट एक हिंट देना। अब इसमें किस चीज़ का हिंट दिया गया है? एक्चुअली वॉल्ट विटमन एक पोएट थे, अगर आपने उनका नाम सुना है तो। उन्होंने 1860 में एक पोएम लिखी थी, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। तो ये फर्स्ट लाइन जो है ये उसी पोएम का रिस्पॉन्स है। अभी हम जानेंगे क्यों। पहले तो मैं पोएम की पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, आप एक बार उसको पॉज करके जस्ट एक पढ़ लो एक बार। आपने पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने देखा तो इस पोएम में वॉल्ट विटमन ने सारे जो अमेरिकन वर्किंग क्लास के लोग हैं उनको मेंशन किया है। मैकेनिक, कारपेंटर, मेसन, बोटमैन, शू मेकर, वुड कटर, मदर, यंग वाइफ, सबको मेंशन किया। लेकिन उन्होंने अमेरिका के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को मेंशन नहीं किया है, वो है अफ्रीकन अमेरिकन। तो जब ह्यूज बोलते हैं आई टू सिंग अमेरिका, वो सिर्फ आई से सिर्फ उनका मतलब स्पीकर से नहीं है। उनका मतलब है हम पूरी कम्युनिटी जो है, हमारी ब्लैक्स की कम्युनिटी, हम भी अमेरिका का गुणगान गाते हैं। हमें भी हक है अमेरिका की तरफ पेट्रियोटिक फील करने का। हम भी अमेरिका का हम भी अमेरिका को सेलिब्रेट करते हैं। फर्स्ट लाइन का मतलब ये है। मैंने आपको बोला ही है कि थोड़ा आपको हमें हिस्ट्री भी समझनी पड़ेगी इस पोएम को अच्छे से समझने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। आई एम द डार्कर ब्रदर,
दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। पहले मैं आपको इसका एक सरफेस लेवल मीनिंग बताऊंगी, देन एक डीपर मीनिंग बताऊंगी। तो वो बोल रहा है कि अगर अमेरिका एक बहुत बड़ी फैमिली है तो मैं भी उसमें एक डार्क स्किन का भाई हूँ उनका, मगर वो मुझे किचन में भेज देते हैं खाना खाने के लिए जब उनके घर में मेहमान आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सर्वेंट जो है, ब्लैक सर्वेंट, वो एक वाइट फैमिली के घर में वो काम कर रहा है, वो वहाँ पे खाना बना रहा है, घर साफ रख रहा है, उनके बच्चों को वो पाल रहा है, वो एज एक फैमिली मेम्बर ही हो गया वो, राइट। बट जब उनके घर में मेहमान आते हैं तो वो उसको किचन में खाने के लिए भेज देते हैं, वो शर्मिंदा फील करते हैं उस सर्वेंट की वजह से। तो ये जो वाइट्स की हिपोक्रेसी को दिखाता है कहीं ना कहीं। ऑल्सो एक और चीज़ है, जब स्लेवरी अबॉलिश नहीं हुई थी 1860 से पहले, ये पोएम 1926 में लिखी है, ऑलमोस्ट 60 ईयर्स आफ्टर स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड। तो जब स्लेवरी अबॉलिश नहीं हुई थी उस टाइम पे ब्लैक्स के पास कोई राइट्स नहीं थे। तो जो वाइट मास्टर्स जो थे वो अपनी स्लेव्स का रेप भी कर देते थे। तो उस रेप से जो बच्चे पैदा होते थे वो भी उस घर में एज अ स्लेव ही काम करते थे, जबकि उनके जो हाफ ब्रदर्स थे, जो मेन वाइफ वाइट वाइफ से जो पैदा हुए होते थे, वो वहाँ पे मास्टर्स होते थे। तो ये जो लाइन्स है, आई एम द डार्कर ब्रदर, ये थोड़ा उसको भी दिखाता है कि सच में भी वो उस घर में वो फैमिली मेंबर है, वो उनका हाफ ब्रदर है, लेकिन उससे वो लोग शर्मिंदा फील करते हैं, वो उसको सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, अब मैंने आपको थोड़ा इसका एक डीपर मीनिंग समझाना है। तो जब ये पोएम लिखी गई थी ना, मैंने आपको बताया कि तब स्लेवरी अबॉलिश हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 60 साल हो गए थे, लेकिन उस टाइम पर भी ब्लैक्स को बहुत ज़्यादा रेसिज्म फेस करना पड़ता था। तो ये जो लाइन है, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन, यहाँ पे जो किचन है वो एज अ मेटाफॉर यूज़ किया गया है सेग्रीगेशन के लिए, मतलब कि अलग करने के लिए। क्योंकि उस टाइम पर भी ना ब्लैक्स जो थे उनके लिए अलग स्कूल्स थे, उनके लिए अलग वाटर फाउंटेन्स थे, अलग रेस्टोरेंट, होटल्स, इवन सिमेट्रीज भी अलग थी जहाँ पे मरने के बाद दफनाया जाता है। उनको बहुत वायलेंस का सामना करना पड़ता था। वो अपनी आवाज़ अगर उठाते थे तो उनको मार दिया जाता था या उनको पनिश किया जाता था। उनको वोट देने, वो वोट भी नहीं उनको देने दिया जाता था, और उनको सिर्फ छोटे-छोटे जो लो लेवल के काम थे ना, जैसे सर्वेंट्स वगैरह, उनको सिर्फ उसी में वो अलाउ करते थे, और उनको बहुत कम, उनको पैसे भी बहुत कम मिलते थे। तो जब ये पोएम जब लिखी गई थी उस टाइम पे ये सब चल रहा था। तो ये पोएम, जैसे मैंने आपको बताया, सेंड मी टू ईट इन द किचन, वो सेग्रीगेशन को दिखा रहा है जो उस टाइम पे ब्लैक्स फेस कर रहे थे। आगे की लाइंस। हाँ जी, एक और चीज़, तो चाहे स्लेव हो, चाहे कोई फ्री मैन हो, चाहे कोई सर्वेंट हो ब्लैक, उन सब ने ही इस पोएम से रिलेट किया है, क्योंकि इसमें जो लिखा है, जो उनको अलग किया जाता था, जो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो इन सब ने फेस किया है कभी ना कभी। आगे बढ़ते हैं। बट आ लाफ एंड ईट वेल एंड ग्रो स्ट्रॉन्ग। तो स्पीकर यहाँ बोल रहा है कि मगर हम निराश नहीं हो रहे हैं, हम हंस रहे हैं। हमारी जो जगह है, जो किचन या जहाँ पे हमें जो अलग किया जा रहा है, हम वहाँ पे जाके खा रहे हैं, और हम स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे, सबकी नज़रों से दूर हम धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, हम स्ट्रांग हो रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताई, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। आगे हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं। Tomorrow I will sit at the table when company comes. No one will dare say to me, eat in the kitchen then. तो यहाँ पे जो टुमारो है उसका मतलब इमीडिएट टुमारो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे मैंने आपको बताया कितना रेसिज्म फेस कर रहे थे ब्लैक्स। टुमारो से पोएट का मतलब है वो जो आने वाला दिन, जब हमारे पास इक्वालिटी होगी। ये टुमारो उस आने वाले दिन की बात हो रही है। आई विल सिट एट द टेबल, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट स्टैंजा में किचन को एज अ मेटाफोर यूज किया गया सेग्रीगेशन के लिए, इस स्टैंजा में टेबल को यूज किया गया है एज अ मेटाफोर फॉर इक्वालिटी। तो वो बोल रहा है कि कल जो एक दिन होगा जब इक्वालिटी होगी हमारे पास, तब मैं टेबल पर बैठूंगा, जब मेहमान आएंगे मैं तब भी टेबल पर बैठा हूँगा, और किसी की हिम्मत नहीं होगी मुझे बोलने की कि ईट इन द किचन देन। उस इस स्टैंजा में टेबल इक्वल राइट्स को दिखाया गया है। तो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, एजुकेशनल फील्ड में हो, इकोनॉमिक फील्ड में हो, आर्ट की फील्ड में हो,
पोएट को एक आशा है, वो होपफुल है, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि ऐसा एक दिन आएगा जब हम ब्लैक्स के पास भी इक्वल राइट्स होंगे, कोई हमें हमारे हमारे साथ भेदभाव नहीं कर पाएगा, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा, कोई हमें छोटा नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास पास भी इक्वल राइट्स होंगे। Fourth stanza. Besides, they will see how beautiful I am and be ashamed. और वो देखेंगे कि हम ब्लैक्स जो हैं वो हम कितने खूबसूरत हैं। सिर्फ हम देखने में तो हैं ही खूबसूरत, हमारा स्किन कलर खूबसूरत है, लेकिन हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज, हमारे ट्रेडिशन सब कुछ कितना खूबसूरत है। जिसको वो नीचा, जिसको वो छोटा छोटा समझते हैं, वो देखेंगे कि हम सब कितने खूबसूरत हैं। और जिन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, जिन्होंने हमारा अपमान किया, वो शर्मिंदा फील करेंगे। अभी जो जो लोग ये पोयम पढ़ते होंगे, है ना, जिनके सिलेबस में है, जो वाइट्स हैं, उनको जब उनको ये पोयम पढ़ के पता चलता होगा कि उनके एंसेस्टर्स ने क्या किया है, तो ये शर्म की बात है, राइट? तो वही पोइट बोल रहा है कि वो शर्मिंदा फील करेंगे जिन्होंने हमें दबाया है एक दिन। अशेम्ड के बाद एक डैश है। इस डैश के बहुत इंटरप्रिटेशंस हैं अलग अलग क्रिटिक्स के। एक मैं आपको बता देती हूँ कि डैश इसीलिए लगाया गया अशेम्ड के बाद कि लोग पोयम में पॉज लें और एक्चुअली उस शेम को फील करें, वो प्रोसेस करें उस गिल्ट को जो उन्होंने गलत किया है। लास्ट लाइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है। आई टू एम अमेरिका। फर्स्ट लाइन थी आई टू सिंग अमेरिका, लास्ट लाइन है आई टू एम अमेरिका। अब पोएट बोल रहा है कि वो सिर्फ गुणगान नहीं गा रहा है, वो सिर्फ सेलिब्रेट नहीं कर रहा है अमेरिका को, वो अमेरिका है, वो अमेरिका का एक पार्ट है। अमेरिका उसी से बना हुआ है, क्योंकि जो स्लेव्स थे ना, उन्होंने ही, मतलब वो वाइट्स के घर बनाते थे, वो वाइट्स के बच्चों को पालते थे, उनके घर का काम करते थे, उनके खेतों में काम करते थे। उन्होंने बिल्ड किया है अमेरिका को, वो ही अमेरिका है। वो कोई गेस्ट नहीं है वहां पे जो कि उनको समझा जाता था कि ये अफ्रीका से आए हैं। वो वो अमेरिकन ही है। ओके गाइस, पोएम खत्म हो गई है। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, एक मूवी है द हेल्प करके। मैं भूल गई वो कौन से ईयर में आई थी, बट उसमें उसमें इसी टाइम पीरियड को दिखाया गया है जब ब्लैक्स डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे थे। आई वॉन्ट यू, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा उनके साथ होता था, तो आप वो मूवी देख सकते हैं। अब उसमें जो ब्लैक सर्वेंट्स जो थी, औरतें, वो वाइट्स के घर में जाके उनके बच्चों को पालती थी, उनका पूरा घर वो संभालती थी, लेकिन वहाँ पे उनको वॉशरूम नहीं यूज़ करने दिया जाता था, क्योंकि उन वाइट्स को लगता था कि इनसे हमें कोई बीमारी हो जाएगी। तो बेसिकली भाई, वो तुम्हारे बच्चों को पाल रहा है, उसको अपने हाथ से वो खिला रहा है, वो उनको बड़ा कर रहे हैं, और वॉशरूम यूज़ करने में उनको बीमारी लग जाएगी कोई। तो आई वॉन्ट यू कि आप ये मूवी देखो। एंड पोएम तो ख़त्म हो गई है, आई होप आपको सब समझ आया हो। सो प्लीज़ लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बाय।